जानती। मुझसे जब से ये ऑडियो अहमद नूरानी साहब की जो उन्होंने मंजर आम पे जो ऑडियो वो लेकर आए हैं, जो साकिब निसार साहब की किसी साहब के साथ कॉन्वर्सेशन है, मैं नहीं जानती कि दूसरे जानिब कौन से साहब हैं जिनके साथ वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो ऑडियो मंजर आम पर आई, उसके साथ जो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। हालांकि वो एक बहुत नामवर रिनाउंड अमेरिकन कंपनी से वो ऑडिट, उसकी जो फोरेंसिक है वो हुई है, फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो साथ अटैच्ड है, और उन्होंने ये लिखा है वाज़े तौर पे कि किसी तरह से ये ऑडियो जो है वो एडिटेड नहीं है। और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर उसको झूठ साबित करने की दिन रात बहुत कोशिश शुरू हो गई। मैं उस पे डिटेल्स में, टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो दो चैनल्स, मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन एक चैनल ने तो उनका काम सहाफ़त है, लेकिन अचानक उन्होंने एक अपनी जिम्मेदारी एक ले ली कि वो फोरेंसिक ऑडिट भी उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैं उस चैनल का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जब वो ऑडियो सामने आई तो साकिब निसार साहब का पहला रिएक्शन ये था कि ये तो आवाज़ ही मेरी नहीं है। तो उस चैनल ने पता नहीं जल्दी में या किसी प्रेशर के तहत उन्होंने ये कह दिया कि ये साकिब निसार साहब की आवाज़ है और मुख्तलिफ तकारीर से ये उठाकर तो ऑडियो बनाई गई है। सबसे पहले तो मैं उस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि ऑडियो में जो आवाज़ है वो साकिब निसार साहब की है, और ये भी उनका शुक्रिया। फिर अचानक साकिब निसार साहब बोले जी बिल्कुल ये मेरी तोड़ जोड़ के बनाई गई। उनको भी याद आ गया कि आवाज़ उनकी है और तोड़ जोड़ कर बनाई गई है। तो शुक्रिया कि आपने साकिब निसार साहब से मनवा लिया कि आवाज़ उन्हीं की है। अब आगे चलते हैं। उन्होंने ये साबित किया क्लिप्स चला के, ब्रेकिंग न्यूज़ चला के, कि ये जो 2-3 जुमले हैं ये फ़लाँ तकरीर से उठाए हैं, ये फ़लाँ तकरीर से उठाए हैं। वो तकारीर भी सुनवा दी। तो मैं बड़े अदब से ये पूछना चाहती हूँ कि जो जुमले उन्होंने सुनवा दिए कि ये फ़लाँ तकरीर से हैं, ये फ़लाँ तकरीर से हैं, तो वो तो हो सकता है कि वो कोई तकिया कलाम हो, उनका कैच फ्रेज़ जिसको कहते हैं। जैसे इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में ये कहते हैं कि आपको तो कुछ पता नहीं, जितना मैं जानता हूँ वेस्ट को, जितना मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, और घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आप उनकी कोई भी तकरीर उठा के देख लें, आपको यही अल्फाज उसमें नज़र आएंगे। हर रोज़ वो तकरीर करेंगे, हर रोज़ यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वो 2-3 जुमले जिसमें उन्होंने ये कहा कि लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, वो 2-3 जुमले जिनका असल मुद्दे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपने उनको कंट्रोवर्शियल बना के, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो 2-3 जुमले किस तकरीर से लिए गए हैं वो आपने बता दिया, तो ये जुमले जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, जो पूरा चार्जशीट है, जो पूरा मुद्दा है, जो गुनाहों का एतराफ़ है, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं, और इसमें कहा गया है कि मियाँ साहब को सज़ा देनी है, और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है। बनता है या नहीं बनता अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। तो जो साहब दूसरी साइड से फ़ोन पे हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि बेटी की सज़ा तो नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से भी यही कहा है कि इसमें कुछ किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे इत्तफाक नहीं किया। चलो उन्होंने ऐसे कहा जैसे अब उस चलो से कि हाँ जी ऑर्डर आ गए, मुझे मानने पड़ गए। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो जस्टिस है या इंसाफ है वो किस तरह से अमल में लाया जाता है, ये आप सबके सामने।
जुमले कि नवाज शरीफ को सज़ा देनी है, सज़ा या जजमेंट्स जो है वो इदारे देते हैं, मरियम नवाज़ को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान को लाना है। तो असल जुमले जो आप छुपा गए हैं कन्वीनियंटली, मैं उस चैनल से ये सवाल करना चाहती हूँ जो बहुत ज़ोरों शोर से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो आ गए हैं बल्कि हज़म कर गए। वो जुमले जो साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ चार्जशीट हैं, उनका एतराफ़ जुर्म है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी रहनुमाई फरमाएं। जैसे आपने ये बताया कि वो फ़लाँ जुमले फ़लाँ तकरीर से थे, तो मुझे ये बताइए कि ये जुमले कि नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी है, मरियम नवाज़ को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान साहब को भी लाना है, ये जुमले साकिब निसार साहब ने किस तकरीर में कहे थे? साहब ने किस तकरीर में कहे थे? और अगर वो 3 जुमले साकिब निसार साहब की आवाज़ हैं, तो ये 3 जुमले क्या उनकी आवाज़ नहीं है? यानी कि जो बात आपको पसंद है वो उनकी आवाज़ है, और जो बात आप सामने नहीं लाना चाहते वो साकिब निसार साहब की आवाज़ नहीं है। तो मीठा मीठा हब हब, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं होगा। पूरी कौम के सामने ये हकीकत आज मैं रखने जा रही हूँ। अगर तो कोई, मैं चैनल से ये गुजारिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसी तकरीर है जिसमें उन्होंने ये इतराफ़ जुर्म किया है, मेरी नज़र से नहीं गुज़री, इन सब की नज़र से नहीं गुज़री, कौम की नज़र से नहीं गुज़री, जिसमें उन्होंने इतना बड़ा अपना इतराफ़ जुर्म किया है, तो अगर वो तकरीर कहीं है जिसमें से वो जुमले लिए गए हैं, तो वो काइंडली तकरीर पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। पाकिस्तान की आवाम मुंतज़िर है, हम भी मुंतज़िर हैं, हम भी देखें कि इतना बहादुरी उन्होंने कब की कि उन्होंने अपने दौरे जो उनका मुलाजमत का दौर था उसमें उन्होंने कब ये इतराफ़ किया, हम देखना चाहते हैं। बड़ी बात है अगर उन्होंने ये इतराफ़ किया है किसी तकरीर में और वो तकरीर कौम की नज़र से नहीं गुजरी। चलें अब ऑडियो और वीडियो और सब को छोड़ दें, असल बात की तरफ आ जाएं। बात यह है कि सबसे पहली गवाही जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की आई। वो उस वक्त हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ और सिटिंग जज थे। उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि जब मरियम नवाज़ शरीफ को और नवाज़ शरीफ को ज़मानत के लिए जब दरख्वास्त आई तो जनरल फैज़ साहब उनके घर तशरीफ़ लाए, उस वक्त के DGC, और उनको कहा कि मरियम और नवाज़ शरीफ को ज़मानत इलेक्शन से पहले नहीं देनी। तो या तो आप इस बात पे आ जाएं कि ज़मानत नहीं देनी, वरना आप बेंच पे ना बैठें। तो उन्होंने, एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज ने जब ये इल्ज़ाम लगाया तो वो वीडियो भी झूठी है। वो जज साहब तो आज भी मौजूद हैं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, गो रिटायर हो गए इंसाफ के इंतज़ार में, लेकिन वो तो आज भी मौजूद हैं। क्या जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया, जिन पर ये संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने DGC होने के बावजूद वो एक जज के घर में गए और जज के घर में उन्होंने जाके उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, क्या कभी जो जनरल फैज़ साहब हैं उन्होंने इस बात को आके डिनाई किया? वरना अगर आप हैं, मैं हूँ, हम सब हैं, इंसान की एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। अगर आपके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगता है तो आपका सबसे पहला जो इंस्टिंक्ट है वो क्या होता है? अगर आपने वो गुनाह नहीं किया होता तो आप सामने आते हैं और आप ये कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो 2018 से अब 2021 ख़त्म हो रहा है, आज तक जनरल फैज़ साहब ने कभी भी इस बात को डिनाई नहीं किया, क्योंकि ये बात सच। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम पर उन्होंने सवाल उठा दिया है और उनका ये कहना है कि अगर ऑडियो जाली है तो नवाज़ शरीफ को सज़ा देने वाली बात साकिब निसार ने किस तकरीर में की है, वो तकरीर आवाम के सामने लाई जाए। और साथ साथ उनका ये कहना था कि ऑडियो में साकिब निसार के 3 जुमले अगर सही हैं तो बाकी की जो तकरीर है, बाकी जो ऑडियो है वो उन्होंने सुनाई, और उनका ये कहना था कि ये जुमले कहाँ से आए ये आवाम को बताया जाए। पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कैसा है, मरियम नवाज़ की जानिब से ये सवाल उठाया गया और उन्होंने ये कहा कि अगर ऑडियो जाली है तो फिर ये साबित करके दिखाएं।
जो मैंने उस वक्त रिलीज़ की थी पूरी दुनिया के सामने। तो अरशद मलिक साहब को तो उस सच बोलने की पादाश में निकाल दिया गया और उनको बल्कि सज़ा दे दी गई। खोसा साहब जो तब चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने ये फरमाया कि ये जुडिशरी के मुंह पर काला धब्बा है। तो वो काला धब्बा उन्होंने इस तरह धोया कि उन्होंने उस जज को निकाल दिया, लेकिन उसकी जजमेंट आज भी स्टैंड करती। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे बढ़े और इस इंसाफ नवाज शरीफ साहब को उसमें इंसाफ दे। और फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं, उनका एक एफिडेविट सामने आया, बयान हल्फी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तो ये ख़ानदान के साथ छुट्टियां मनाने गिलगित बल्तिस्तान आए हुए थे। और तब ये जो चीफ जज थे उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के, ये वहाँ पर उस वक्त चीफ जज थे और इनकी रेजिडेंस में, इनके लॉन में वो चाय पी रहे थे। जब उन्हें ये उनके सामने इन्होंने फ़ोन किया कि एक जज साहब का नाम लेके कहा कि उनको फ़ोन किया और कहा कि मरियम और नवाज शरीफ को ज़मानत नहीं देनी इलेक्शन से पहले। उसके जो कंटेंट्स हैं वो इस वक्त मेरे सामने नहीं है, लेकिन उसका जो खुलासा है वो यही है। तो ऑडियो कोई, उसमें आप शक व शुबात कर सकते हैं, वीडियो में आप कर सकते हैं, लेकिन शौकत अज़ीज़ साहब तो माशाअल्लाह हयात हैं। उनको बुलाएं, उनको पूछें। एक्स चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान तो आज हयात हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछें। वो तो कह रहे थे कि मैं किसी भी फोरम पे आके जो मैंने स्टेटमेंट दी उसको टेस्टिफाई करूँगा। बल्कि जब उन्होंने ये एफिडेविट दिया तो जवाब क्या आया साकिब निसार साहब का कि मैं कोई पागल हूँ कि मैं कोर्ट्स के चक्कर लगाता फिरूँ। जब उनसे ये कहा गया कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, आप इसका जवाब देंगे, आप अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, तो उन्होंने ये साकिब निसार साहब ने, जो सारी ज़िंदगी कानून पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे और चीफ कुर्सी पर पहुँचे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उनको जब कहा गया कि आप इसमें अपने आप को डिफेंड करेंगे, तो उन्होंने कहा मैं कोई पागल हूँ कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहूँ। तो मैं साकिब निसार साहब से आज कौम के सामने ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त का जो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर था, करोड़ों लोगों के वोट से आया था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, वो कोई पागल था कि जिसने अपने पूरे ख़ानदान और अपनी पूरी पार्टी समेत वो कानून जानते हुए कि ये इंतकाम था, झूठ था, वो कानून के आगे पेश होते रहे, अपनी बेटी को लेकर कानून के आगे पेश होते रहे, अपनी 3 नस्लों का उन्होंने हिसाब दिया। वो कोई पागल थे कि आप ये कह के डिसमिस कर देंगे कि मैं कोई पागल हूँ कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाता फिरूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी। तो साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आएं, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज़ शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज़ शरीफ को सज़ा दें। मरियम नवाज़ शरीफ की अगर सज़ा नहीं बनती थी, बेटी की नहीं बनती थी, बेटी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर बेटी की सज़ा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज़ को सज़ा दें। और किसने आपको ये कहा कि इमरान ख़ान को आपने लाना है, किसने आपको ये कहा। और अगर आपकी नज़र में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नज़र में वो सज़ा नहीं बनती थी जिसका एतराफ़ आपने उस ऑडियो में किया, तो आपने क्यों कानून और इंसाफ का कत्ल किया? ये जानते हुए कि वो सज़ा नहीं बनती, आपने क्यों वो सज़ा दी, किसके कहने पे दी, ये आपको एक ना एक दिन कौम को बताना पड़ेगा। और आप पाकिस्तान में इंसाफ की हाईएस्ट कुर्सी पर बैठे थे, और वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके। आप उसको ये नहीं कह सके कि ये सज़ा नहीं बनती, ये मत दो। और अगर आपने, जिस तरह आपने अपनी ऑडियो में कहा कि मैंने दोस्तों को समझाने की कोशिश की है, और अगर आपने उन दोस्तों को समझाने की कोशिश की थी और वो नहीं माने,
तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए आपने क्यों एक गैर कानूनी, गैर आइनी कदम को उठाने पर आप मजबूर हुए? क्यों गैर कानूनी और क्यों गैर आइनी इक़दामात को मानने पर आप मजबूर हुए? इसका जवाब आपको कौम के सामने अब देना पड़ेगा। और अगर आप शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, अरशद मलिक साहब, FIA के जो DG थे, उनकी जो बशीर मेमन साहब थे, उनकी गवाही को भी छोड़ दें, आप गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज के एफिडेविट को भी छोड़ दें, आप इस ऑडियो को भी छोड़ दें, लेकिन मैं ये जो पिछले 5 साल के वाक़यात हैं, जिस तरह से वो साजिश जिसका ज़िक्र शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने किया, 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, अरशद मलिक ने किया, बशीर मेमन ने किया, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने किया, अब इस ऑडियो में जो आया है, ये 5वीं शहादत आई है नवाज़ शरीफ के हक़ में और PMLN के हक़ में। तो अगर हम इन शहादतों को भी अभी साइड पे रख दें, तो मुझे ये बताएं कि पिछले 5 साल में कौम की आंखों के सामने जो वाक़यात हुए, वो क्या इतनी जल्दी कौम भुला सकेगी? सबसे बड़ी चार्जशीट, सबसे बड़ी शहादत तो वो है जो कुदरत ने 5 साल में जिस तरह से इनकी साजिशें अनफोल्ड हुई हैं, सबसे बड़ी तो सबूत वो हैं जिनको कोई नहीं जुटला सकता। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसका नाम नवाज़ शरीफ था, उसको एक साजिश के तहत उसके ओहदे से हटाया गया? क्या उसके लिए किसी फोरेंसिक की ज़रूरत है? क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस, जब पैनामा आया था, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलस कहकर उस पिटिशन को उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया था? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि फिर जस्टिस खोसा ने इमरान खान साहब को कहा कि आप इधर उधर क्या फिर रहे हैं, ये दरख्वास्त नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मेरे पास लेके आएँ, हम इसका फ़ैसला करते हैं? क्या इसको किसी फोरेंसिक की ज़रूरत है? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पनामा में 400 साढ़े 400 अफराद के नाम आए, उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जिस शख्स का नाम पनामा में नहीं आया उसी को पकड़ के आपने सज़ा दे दी, और उस शख्स का नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ? क्या इस बात के लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है? और फिर बहुत आपने शोर मचाया पनामा पनामा पनामा, उसके बाद आपने महज बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आपने इकामा रखने पर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आपने उसको बाहर निकाल दिया। क्या इस बात को आप जुटला सकते हैं? और ब्लैक लॉ डिक्शनरी आप ले आए, क्या उसको भी किसी इस फैसले को भी, जो बदनाम ज़माना जिसको फैसला कहा जाता है, क्या इसके लिए भी किसी फोरेंसिक की ज़रूरत है? और फिर उसके बाद पहली बार हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद पार्टी बनता है और नैब को कहता है कि ये रेफरेंसेस को दाखिल करो। कभी ऐसा सुना आपने कहीं? क्या इस बात के लिए भी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है? और फिर उसके बाद JIT बनती है। JIT में व्हाट्सएप से कॉल्स करके हीरे लाए जाते हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो हीरे आज कहाँ हैं? वो हीरे कहाँ गुम हो गए? और जब पेंडोरा बॉक्स आया, तो क्या पेंडोरा पेपर्स हैं? क्या है पेंडोरा पेपर्स आया, तो उस वक्त वो JIT कहाँ थी? उस वक्त वो हीरे कहाँ थे जो दिन रात, जिनको कोर्ट में भी जब हमारा केस चल रहा था तो कहा गया कि जिन्नात काम करते थे, सामने सामने तो वो 5-6 लोग थे जिनके सामने हम पेश हुए। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ग्रेड 18 के ऑफिसर के सामने पेश हो रहा है, रिटायर्ड ISI के ऑफिसर के सामने, ब्रिगेडियर के सामने पेश हो रहा है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस किस्म के काम करते हुए? आज कहाँ हैं वो हीरे? आज कहाँ हैं वो जवाहरात जो आपने इतना छुपा के रखे हुए थे? आज वो JIT भी कहाँ है? मेरा ख्याल है कि वो हीरे साकिब निसार साहब के साथ आए थे और साकिब निसार साहब के साथ ही वो रुखसत हो गए। फिर
कौन सा ऐसा पाकिस्तान की 74 साल की तारीख़ में केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जब नैब को रेफरेंसेस भेजता है तो उस पर एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर देता है? कौन है, कौन सा केस है? एक है तो बताएं, एक है अगर 74 साल की तारीख़ में तो बताएं कि किसी भी केसेस के अंदर रेफरेंसेस से अंदर ऊपर आपने मॉनिटरिंग जज बिठा दिया। वो क्या मॉनिटर कर रहा था? वो ये मॉनिटर कर रहा था कि कहीं किसी तरह से कोई इंश्योर किया जाए कि सज़ा नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को मिले। वो हमारे सामने, वो मैं उन सहाफ़ी हज़रात को, कुछ यहाँ तशरीफ़ भी रखते हैं, ये बैठे हुए मेरे बहादुर भाई मेरा ख्याल है जिन्होंने उनको एक्सपोज़ किया था, जो फ़ोन के कवर से इस तरह अपना मुंह छुपाकर एहतसाब अदालत से निकल रहे थे। आप ही थे ना वो? आई एम सॉरी, उसके बाद आपको बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ा, लेकिन मैं आपको सलूट करती हूँ। तो क्या उसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है? ये बैठे, इनसे पूछ लें। और यहीं पर आपको तसल्ली नहीं हुई तो आपने नवाज़ शरीफ को, चीफ़ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब, आपने नवाज़ शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटा दिया। कोई है प्रेसिडेंट, लीगल प्रेसिडेंट है इस बात का 74 साल की तारीख़ में? इसके लिए भी कोई फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है? नवाज़ शरीफ को आपने ताहयात नाअहल कर दिया। मुझे कोई अवामी ओहदा रखे बगैर, कोई सबूत मेरे ख़िलाफ़, आज भी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछ रही है नैब से कि सबूत कहाँ हैं, और नैब 2 हफ़्ते मांग लेती है क्योंकि सबूत नहीं है। कोई सबूत रखे बगैर मुझे भी 7 साल के लिए नाअहल किया। तो क्या इसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है? फिर ये मेरे साथ बैठे हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे बड़े भाई सब बैठे हैं, मेरे अंकल्स बैठे हैं यहाँ पर। ये मेरे दाएं बैठे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बाएं बैठे हैं एहसन इकबाल साहब, मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये जावेद लतीफ़ साहब, ये बैठे हैं आपके सामने जिनसे सेनेटर की सीट भी छीन ली गई। तो ये जिन मुकदमात से गुजर के आए हैं, राना सनाउल्लाह साहब का तो एक क्लासिक केस है, हेरोइन आपने उनके ऊपर डाल दी और आज तक आप कोई सबूत पेश नहीं कर सके। इसके अलावा जो मेरे साथी, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई यहाँ पर पार्टी के लोग नहीं बैठे, मुझे हनीफ अब्बासी साहब भी याद आ जाते कि जब हनीफ अब्बासी साहब इलेक्शन से पहले, उनको तो आपने जेल में डाल दिया, और उनका जो ओपोनेंट है, मैं उस शख्स का नाम भी लेना नहीं चाहती, आज वज़ीर है वो, उसकी आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे जाके पिंडी की सड़कों पर। क्या वो भी, उसको भी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है? फिर जब हमारे सेनेट के इलेक्शंस थे तो हमारे सेनेटर्स से, जो PMLN के सेनेटर्स थे, उनसे आपने शेर का निशान छीन लिया। आपने उन लोगों से हक छीन लिया कि वो अपनी पार्टी के निशान से इलेक्शन लड़ें। आपने शेर का निशान उनसे छीन लिया क्योंकि आप फेवर करना चाहते थे किसी को, और आप उसके लिए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स को, जो सेनेट में नहीं आने देना चाहते थे, आपने उनसे शेर का निशान छीना। तो क्या आप इस तारीख को जुटला सकते हैं? इसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है। और फिर आपने ख़ुद ये अपनी ऑडियो में फरमाया कि आपको कहा गया कि इमरान खान को लाना है, तो उसके लिए भी किसी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपने इंसाफ का कत्ल किया, जिस तरह से आपने नवाज़ शरीफ और उसके पूरे ख़ानदान और उसकी पूरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आपने इंसाफ का एक अलग मेयार कायम किया, तो इसी तरह आपने इमरान खान जैसे झूठे और साजिशी शख्स को बेल आउट करने के लिए, उसको लाने के लिए, आपने उसके लिए इंसाफ का बिल्कुल ही एक अलग मेयार कायम किया। मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि इमरान खान को लाना था, आपको हुक्म आया कि इमरान को लाना है। जिस मेयार पर नवाज़ शरीफ साहब PMLN को परखा गया और जिस मेयार पे इमरान खान साहब को परखा गया, ये भी सुन लें। जब इमरान खान साहब पे केस फाइल हुआ तो जाहिर है क्योंकि अब केस फाइल हुआ था, सुनना तो पड़ना था, तो सुना। जितने उन्होंने झूठे एफिडेविट्स दिए, झूठी मनी ट्रेल दी,
अब मैं नाम नहीं लेना चाहती उनके किसी भी फैमिली मेम्बर का कि उसने उसको भेजी, उसने उसको भेजी। 20 साल से जो बैंक बंद हो गया था उसके अचानक से किसी ने पेपर्स प्रोड्यूस कर दिए। ना उनकी फैमिली में से किसी को बुलाया गया, ना उनके किसी फैमिली मेम्बर को कटहरे में खड़ा किया गया। नवाज शरीफ की तो बेटी ने भुगता, उसके भाई ने भुगता, उसके भतीजे ने भुगता, उनकी पार्टी ने भुगता। इमरान खान के किसी फैमिली मेम्बर को बुलाया गया और पूछा गया कि ये जो आपने झूठी मनी ट्रेल दी है जिसका ना सर है ना पैर है, ये आप कहाँ से लेके आए? उसको मिनोएन आंखें बंद करके एक सहीफे की तरह उसको सच मान लिया गया। क्या इमरान खान का कोई अहले खाना संगीन तरीन इल्ज़ामात के बावजूद जेल गया? क्या इमरान खान को ने जो झूठी मनी ट्रेल पेश की इस पर किसी को कोई JIT बनी? कोई एतराज़ हुआ? कोई जस्टिस खोसा ने कहा कि हमारे पास लेके आओ? क्या कोई सवाल उनसे पूछा गया? और उसके बाद जब इमरान खान का बनी गाला वाला महल रेगुलराइज कराने की बारी आई तो UC जो वहाँ की UC है उसने स्टेटमेंट दिया कि ये जो पेश किया गया है जो इजाज़तनामा ये कंप्यूटराइज्ड है, और जिस वक्त का ये इजाज़तनामा उस वक्त तो हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं था। तो किस तरह, क्या इस बात के लिए भी अब किसी फोरेंसिक ऑडिट की ज़रूरत है? क्या इस बात में भी अब कोई शक की गुंजाइश है कि किस तरह, क्योंकि आपको हुक्म था कि आपने इमरान खान को लाना था, किस तरह आपने उनके ऊपर जो सीरियस एलिगेशंस थे, जो इतनी उनकी ग्लेयरिंग सबूत थे उनके ख़िलाफ़, आपने किस तरह उनको नज़रअंदाज किया? तो मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट जारी हुआ वो भी आज पूरी कौम बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, और उसको सदाकत और इमानत का झूठा सर्टिफिकेट जारी करने वाला साकिब निसार वो भी आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। और मैं ये भी बता दूं कि ये सिलसिला क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ये रुकने वाला नहीं है। जब आप गुनाह करते, जब आप एक साजिश करते हैं तो आप उस वक्त अपनी ताकत के नशे में होते हैं, इक़्तिदार के नशे में होते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि आप अपने पीछे कितने सबूत छोड़ के जा रहे हैं। उन सबूतों को मंजर आम पे आना था, उन सबूतों को सामने लाने में ना नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार है, ना मेरा कोई किरदार है, ना मेरी पार्टी का कोई किरदार है। ये सब कुदरत का निज़ाम है और कुदरत के निज़ाम को हरकत में आना ही था। और अब जब कुदरत का निज़ाम हरकत में आया, उसके फ़ैसले भी उसके होते हैं, टाइमिंग्स भी उसकी होती हैं, तो इनको अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। तो बात यह है कि बाकी चीज़ों को तो आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन पिछले 5 साल के जो तसलसल के साथ ये वाक़यात होते रहे हैं, इसको आप जुटला सकते हैं? ये सबसे बड़ी चार्जशीट है आपके ख़िलाफ़। ऑडियो भी वही कह रही है, एफिडेविट भी वही कह रहा है, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब भी वही कह रहे हैं, अरशद मलिक ने भी वही कहा था, बशीर मेमन साहब भी वही कह रहे हैं। तो जो शहादतें वक्त ने दी हैं, जो शहादतें अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं, इनके जो साजिशें हैं वो जिस तरह मुंह के बल गिरी हैं, उन शहादतों का ना कोई इनकार कर सकता है, ना उनको कोई जुटला सकता है, क्योंकि जो वाक़यात भी हुए हैं वो आपके सामने, मेरे सामने, और जो पाकिस्तानी कौम मुझे सुन रही है बल्कि पूरी दुनिया के सामने हुए हैं। किसी भी ऑडियो में, किसी भी एफिडेविट में, किसी भी टीवी की स्टेटमेंट में, किसी भी जज की स्टेटमेंट में वो सब चीज़ें जो कौम ने 5 साल अपनी आंखों के सामने होती देखी, उनमें, उन ऑडियोज़ वीडियोज़ में भी सब कुछ वही है। तो वाक़यात सच्चे हैं और ऑडियोज़ और वीडियोज़ झूठी। और फिर बड़ी कि साकिब निसार साहब तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह रहे, वो तो चुप करके बैठे हैं, और जो हुकूमती वज़रा हैं वो हलकान हुए जा रहे हैं साकिब निसार साहब को डिफेंड करते करते। अब बेचारों को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाएं। और आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने महंगाई पर कोई मीटिंग नहीं बुलाई। रोज़ सुबह आप उठें तो कीमतें और होती हैं, दोपहर को और होती हैं, रात को और होती हैं। आवाम को भीख की तरह 3 दफ़ा दिन में जो है वो गैस मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही। और जो गैस मिल ही नहीं रही उसकी कीमतें आप सुनाएं 125 गुना बढ़ाने की बात हो रही है। तो जी 175। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस पे तो इमरान खान साहब ने मीटिंग नहीं की, लेकिन जब ये ऑडियो आई अपने तर्जुमानों का इजलास बुला लिया, अपने वज़रा का इजलास बुला लिया और कहा कि नून लीग का दौर याद कराओ।
भाई नून लीग का दौर याद कराओगे तो लोगों को 5.8% ग्रोथ याद आएगी। नून लीग का दौर लोगों को याद कराओगे तो लोगों को मोटरवेज, सड़कें, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और कम कीमतें अशियाए खुर्दोनोश की वो याद आएंगी। तो नून लीग का दौर तो लोगों को अपने आप याद आ रहा है, आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो तबाही मुल्क की है, नून लीग का दौर अपने आप लोगों को याद आ रहा है। जो चीज़ शायद नहीं भी याद आनी थी वो भी याद आ रही है। तो बात यह है कि जो हुकूमती वज़रा शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बन रहे हैं, इनको किसी ने ये भी नहीं समझाया कि जब आप साकिब निसार साहब के डिफेंस में सामने आएंगे और हल्कान होंगे और अपने आप को ख़राब करेंगे तो वो साकिब निसार के हक़ में नहीं जाती, वो बात उनके अगेंस्ट जाती है। क्योंकि सारी दुनिया को ये पता है कि साकिब निसार साहब ने जिस साजिश का वो मोहरा बने, उस साजिश के बेनिफिशरी का नाम है इमरान खान। इंट्रोस्पेक्शन की उम्मीद तो हम कर सकते हैं ना, उम्मीद तो हमें उसका हक तो दे लगे। इंट्रोस्पेक्शन की उम्मीद तो है वो अदालत में है, सजा हुई मियां नवाज शरीफ साहब को, आपको, कैप्टन सफदर साहब को, तो अदालतों से हुई। आपको रिलीफ भी अगर मिलेगा तो आपको कोर्ट से ही मिलना है। तो जो एविडेंस आ रहे हैं, आप कहें कि अदालतें आज खुद जो है उनको टेकअप कर लें, अगर वो नहीं करती तो ये आपको, आपके जो भी लीगल टीम है उसको ये एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आना है। देखिए एक मिनट अयूब साहब, एक वाला मामला आया था उसमें तो पहले ही जो आसिफ सईद खोसा साहब ने उस जो एविडेंस था उसको तो इस केस के से अलग कर दिया, डिटैच कर दिया। तो अब आपको अलग से एक केस फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग केस है इस पे कोई नया रिकॉर्ड ना बाहर से आ सकता है, ना नैब ला सकता है, ना आप लेकर आ सकते हैं। तो अब आपको एक अलग से केस करना पड़ेगा। नहीं, मैंने तो सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन में जनरल फैज साहब का पूरा केस मैं लेकर गई हूँ, और मैंने ये बात दोबारा से कही है कि जो कुछ पहले हो, मैंने अरशद मलिक साहब की मिसाल दे के आपको कहा कि जितना भी जस्टिस खोसा साहब ने जो भी किया, दाग लग गया, अरशद मलिक साहब एक धब्बा थे, तो वो धब्बा धोने की क्या कोशिश हुई, सवाए इसके कि आपने सच बोलने वाले जज को या अपना इतराफ़ जुर्म करने वाले को निकाल दिया। तो सच धब्बा तो तब धुलता अगर नवाज शरीफ का वो झूठा मुकदमा भी ख़त्म होता। तो अब तो ये जजेस के हाथ में है कि वो नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको वो इंसाफ दें और इस धब्बे को अपने चेहरे से धोएं। ये तो अब हमको मौका दे रहे हैं। जी मैडम, नवीद अकबर ITV से मेरा सवाल ये है कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक इशू के ऊपर तो सो मोटो ले लिया है और वो चल भी रहा है, तो आया आप उस पर पार्टी बनने जा रही है, और इसके साथ साथ हर इंसानी जान जो है उतनी ही कीमती है और हर इंसान की जिंदगी वो बहुत कीमती है। तो ये बताइए कि महंगाई में जो आवाम पिस रही है, मर रही है, उनके हवाले से आप क्या कह रहे हैं? उनको भी कोई बात करें, वो भी इसी हिस्सा है, इसी माशरे का हिस्सा, मर रहे हैं लोग सड़कों पे। तो मैंने अभी उन्हीं की बात की, वो भी प्रोजेक्ट इमरान खान है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि वो सिर्फ नवाज शरीफ का, मरियम नवाज़ का, मुस्लिम लीग नून का मुजरिम नहीं है, वो 22 करोड़ अवाम का मुजरिम है। उनकी तकालीफ का, उनकी मसाइब का, उनकी परेशानियों का, उनके जो आजकल घरों में फाके आ गए हैं, वो उसका जिम्मेदार है। तो मैं तो खुद ये कह रही हूँ। जी मरियम, आप समझती हैं कि जनरल फैज के ISI से चले जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील हो गई है? देखिए, मैं इस पे तो कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये उम्मीद ज़रूर कर सकती हूँ, जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि जनरल फैज़ ने जिस तरह से अपनी तबाही और बर्बादी की है और साथ उनकी वजह से इदारे पर भी उंगलियाँ उठी हैं जो कि नहीं उठनी चाहिए थी, उससे बहुत सारे लोगों को सबक मिल गया। जनरल फैज ने खुद किया था। बस जी, चलें। आखिरी क्वेश्चन जी, प्लीज़ आखिरी क्वेश्चन, मुझे लाहौर के लिए निकलना है भाई। अदालत ने फैसला सुनाया जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जी, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के एक बेंच ने उस अदालत में गैर आईनी करार दिया। वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, लेकिन चूँकि मुकदमा जो संगीन गद्दारी का था तो उसमें नून के दौर में चला था और उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपकी टीमों को फेस करना था। तो एक तो वो पिटीशन ज़ेर इल्तवा है, दूसरा जो फैजाबाद धरना केस का फैसला था उसका रिव्यू जो था वो वक्त पे फाइल नहीं किया गया था। उस वक्त जो पहले फाइल किया गया वो वापस कर लिया गया। वो एक फैसला भी पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच पर, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो अगर आप इन 2 केसेस में मुस्लिम लीग नून क्या समझती है कि इनमें आपको जाना चाहिए, ताकि इसमें बहुत सारी वो चीज़ें जो है वो शायद हल होने की तरफ जाएंगी जिन। देखिए, मैं इसको एक बहुत जनरलाइज टर्म्स में इसका जवाब दे देती हूँ कि इन चीज़ों का फ़ैसला तो होना है। अवामी अदालत में तो ये फ़ैसले हो चुके हैं।
अवामी अदालत में ये भी पता है मुजरिम कौन है और मुलजिम कौन है, लेकिन वक्त ने इन चीज़ों का फ़ैसला करना है और मेरा ख्याल है कि वो वक्त करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।